प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान ने 5 महीने में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि की हासिल। एनसीसी ने युवाओं की बढ़ती भागीदारी को सराहा। जींद में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, वंचित लोगों के उत्थान के लिए सरकार ने एसी आरक्षण में लागू किया एससी आरक्षण में लागू किया वर्गीकरण। चौधरी छोटूराम जयंती पर रोहतक में हुई मैराथन में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान। कहा, किसानों के हितैषी थे चौधरी छोटूराम। और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में सहकारी चीनी मिल के पिराई सत्र का किया शुभारंभ। कहा, इस सीजन में लगभग 28 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ने केवल 5 महीने में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। उन्होंने पूरे देश के लोगों को इस अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि यह अभियान अब दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रहा है। पीएम ने हाल ही में गयाना की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इरफान अली और परिवार के अन्य सदस्य एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए थे। उन्होंने लोगों से अभियान में भाग लेने और पौधे के साथ सेल्फी mygov.in पर पोस्ट करने का आग्रह किया। पीएम ने स्वच्छता के बारे में कहा कि सरकारी कार्यालयों से दशकों पुरानी फाइलें और कबाड़ हटाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में सरकारी विभागों में आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं और काफी स्थान भी खाली हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कचरे से कंचन की अवधारणा बहुत पुरानी है। काफी जगह खाली हो गई है। इससे दफ्तर में काम करने वालों में एक ओनरशिप का भाव भी आया है। अपने काम करने की जगह को स्वच्छ रखने की गंभीरता भी उनमें आई है। साथियों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। हमारे यहाँ कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है। देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं, तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। इससे वो पैसे कमा रहे हैं। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस के अवसर पर उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में अपने दिनों का स्मरण करते हुए बताया कि इससे प्राप्त अनुभव अमूल्य है। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद आयोजित करने की घोषणा की। देश हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संवाद में पूरे देश से करोड़ों युवा भाग लेंगे। गांवों, प्रखंडों, जिलों और राज्यों से चुने गए ऐसे 2000 युवा संवाद के लिए भारत मंडपम में भाग लेंगे। युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है। इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले युवाओं के बारे में बात की। उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के मामले में वृद्धजनों की सहायता करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र की प्रशंसा की।
पीएम ने कई बुजुर्गों को मोबाइल से भुगतान करना सिखाने के लिए भोपाल के महेश की भी तारीफ की। पीएम ने बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने का प्रयास करने वाले युवाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुजुर्ग ऐसे अपराधों के सबसे आसान शिकार होते हैं और उन्हें साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना सभी का दायित्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जींद के डीएवी स्कूल में बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। बाद में सीएम ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश व समाज को आगे बढ़ाने वाले मेहनती लोगों को देश के सामने लाने का काम करते हैं। आज के कार्यक्रम में पीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की उपलब्धि का जिक्र किया। हरियाणा के लोगों ने प्रदेश में लगभग 1,25,00,000 पेड़ों का अभियान के तहत पौधारोपण किया है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में एनडीए की प्रचंड जीत पर भी प्रतिक्रिया दी। महीने के अंतिम रविवार को जब होता है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 बजे मन की बात करते हैं और ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हैं कि जिनका समाज के ऊपर कहीं ना कहीं उनका बड़ा एक अच्छा मैसेज होता है, चाहे स्वच्छता को लेकर के है। आज एनसीसी दिवस था, उसकी चर्चा की है कि आज देश के अंदर 20 लाख के करीब में हमारे एनसीसी कैडेट हैं। देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस मजबूती से पिछले 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति के हित में काम किया, अंत्योदय की भावना से काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, उसको बिल्कुल निश्चिंत किया है। नहीं तो कांग्रेस के समय में देखते थे, जब 2014 से पहले व्यक्ति को अगर दुर्घटनावश कोई गंभीर बीमारी आ जाती थी तो इलाज के लिए पैसा नहीं होता था, बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, परिवार के साथ नहीं व्यक्ति रह पाता था। परंतु मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया है। अब बुजुर्गों को भी, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनकी भी चिंता मोदी जी ने की है कि परिवार को चिंता नहीं है, मोदी जी को चिंता है। प्रदेश के खेल मंत्री ने पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके उपरांत साबरमती रिपोर्ट फिल्म भी देखी। बाद में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम जनहित के मुद्दों को लेकर अपने विचारों को आमजन के साथ साझा करते हैं। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से लोगों में देशभक्ति, अनुशासन और समाज सेवा की भावना जागृत होती है। पीएम इस कार्यक्रम में युवाओं की चर्चा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के विचारों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुना और देश में जिस प्रकार का काम उन्होंने, जो वक्तव्य उन्होंने मन की बात में रखा, बहुत अच्छे लोगों को सराहा है जिन्होंने इस समाज के लिए अच्छा काम किया है, वो सुना। मैं आप चैनल के माध्यम से भी अपने पूजनीय जनता जनार्दन को, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी एक आग्रह करता हूं, एक पेड़ अपनी मां के नाम कार्यक्रम जो चलाया है उसमें हम सबको भागीदार होना चाहिए। वहीं गौरव गौतम ने साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि यह फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है और सत्य घटनाओं को उजागर करती है। उस वक्त की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य किया। कांग्रेस के लोगों ने एक साजिश के तहत लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य किया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि साबरमती फिल्म को अवश्य देखें ताकि उन्हें भी सच पता चल सके। उसमें गोधरा कांड का क्या सच था, किस प्रकार की उस समय की सरकारों ने क्या क्या साजिश करी थी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वो सब उसमें उजागर हुआ है। मुझे लगता है हर व्यक्ति को ये फिल्म देखनी चाहिए, किस प्रकार से एक आपस में लड़ाकर सिर्फ राजनीति रोटी सेकने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। नहीं, कुछ इतिहास हमें बार बार याद करते रहने चाहिए। उस इतिहास की ये फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जींद में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने
मानव समाज को भगवान श्री राम की दिव्य कथा का उपहार दिया है। हमने महसूस किया है कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का 2 वर्गों वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति में वर्गीकरण करने का वादा किया था, जिसे हमने लागू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्र समूह को ही दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि भवन के लिए 51 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान संकल्प लिया था, हमने कहा था कि वर्गीकरण करने का जो वादा हमने किया था हम उसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने इस वायदे को अमली जामा पहनाते हुए हमने इसका वर्गीकरण को भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कि हरियाणा सरकार आपके उत्थान में, आपकी प्रगति में, आपके विकास के अंदर दिन रात एक मिनट लगा करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वहीं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी व विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के मानवता के लिए दिए संदेश से मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार होता है। मनुष्य में छिपे कई दोषों का नाश होता है। उन्होंने विपक्ष द्वारा ईवीएम हैक करने के आरोपों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी ईवीएम तो डीएससी समाज ने खराब कर दी है। कृष्णलाल मिड्डा ने सीएम से जींद में उद्योग स्थापित करने की मांग भी की। 5 तारीख को अपना वादा पूरा किया और मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को आपके बच्चों का भाग्य लिखने का काम कर दिया। और मैंने कहा हुड्डा जी ईवीएम तो ठीक थी, तेरे आला जो वो लपेटा दिया ही डीएससी आला ने दिया, तेरे आली ईवीएम तो इन्ना करिए खराब। वो आज तक आप लोगों की ताकत को समझ नहीं पाए, आप लोगों की एकता को समझ नहीं पाए। हुड्डा जी तो किसी और हवा में घूम रहा था। पहली बार मेरा लग गया कि डीएससी के अंदर कोई दम है। मैं नतमस्तक हूं भाइयों, मैं नतमस्तक हूं। आपने जिसको वोट दिया उनको भी पता लग गया और जिसको नहीं दिया उनने भी दिन में तारे दिख गए। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किसान मसीहा चौधरी छोटूराम जयंती पर रोहतक में आयोजित मैराथन में युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा मनुष्य की सामाजिक निष्ठा व धार्मिक प्रवृत्ति को भी नष्ट करता है और नशे के खिलाफ समाज में जागरूकता लाएं ताकि युवा नशे से दूर रहे। और साथ ही उन्होंने चौधरी छोटूराम के जीवन पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि चौधरी छोटूराम मजदूर, गरीब व किसानों के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने किसानों व मजदूरों को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया। सर दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती के मौके पर कमेरा वर्ग जिसमें हर तबका शामिल है, कमेरे वर्ग ने आज इस कमेराथन का आयोजन किया और बहुत सारे हमारे नौजवान साथियों ने और बुजुर्गों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। मैं सबको धन्यवाद भी देता हूं कि इस प्रोग्राम के साथ के नशे के खिलाफ जो ऐसी बात रखी है, क्योंकि नौजवान साथी, नशा एक ऐसी चीज़ है इसमें उम्र भी नहीं देखी जाती और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए मिलकर के कि नौजवान साथी इस बात से अपना रास्ता ना भटके। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र की जीत है। इस परिणाम से यह बात अब साबित हो गई है कि जहां पर कांग्रेस का झूठ नहीं चलता है वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है और अब देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में क्या, देश में हर तबका, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो कर्मचारी है, व्यापारी है, छोटा है, बड़ा है, किसान है, हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हमारे एससी, बीसी, ओबीसी, सबको ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में सब तबकों का विकास होगा। सबका साथ सबका विकास है प्रैक्टिकल रूप से। अब झारखंड में पूछना उनसे, झारखंड में कैसा रहा ईवीएम, झारखंड में ईवीएम कैसा रहा? वो कांग्रेस का अपना मन है,
उनका दिमाग झूठ का पुलिंदा है। अब महाराष्ट्र में भी बहुत सारी झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में उनका झूठ नहीं चलने दिया। प्रदेश के खेल व कानून और विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में सहकारी चीनी मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान गौरव गौतम ने कहा कि पलवल सहकारी चीनी मिल की क्षमता को बढ़ाकर 2200 टीसीडी कर दिया गया है। 32 किलोमीटर में फैली इस मिल में 214 गांव के किसान लाभान्वित हैं। गन्ने की रिकवरी में पलवल शुगर मिल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने कहा कि इस सीजन में लगभग 28 लाख क्विंटल गन्ना की पिराई के लक्ष्य व 10% रिकवरी के साथ 2.80 लाख क्विंटल चीनी के उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मिल इस सीजन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित करेगी। पलवल चीनी मिल का प्राइस सत्र 2024-25 शुरू हुआ है। मैं सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी अधिकारियों से उम्मीद करता हूं कि किसानों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और मुझे लगता है ये सत्र बहुत अच्छे से चलेगा। किसान भाइयों को कोई प्रकार की असुविधा हमारे इस चीनी मिल में ना हो, उसके लिए हमने अलग प्रकार से उनकी बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनके विश्राम की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था इस चीनी मिल में हम लोगों ने करी। इस बार हर प्रकार की चाक चौबंद के साथ चीनी मिल अच्छे से चलेगी, ये अधिकारियों ने भी सुनिश्चित किया है और हम खुद व्यक्तिगत रूप से इस चीज को देखेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल राजभवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में आगामी 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस विशाल आध्यात्मिक वार्षिक आयोजन के लिए ओडिशा भागीदार राज्य है, जबकि संयुक्त गणराज्य तंजानिया भागीदार देश है। राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक सामाजिक आयोजन बन जाना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार एक सहायक भूमिका निभाए और महोत्सव से जुड़ी हर चीज का प्रबंधन समाज के विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जाए। गीता महोत्सव में देश भर से प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करके हम इस आयोजन की पहुंच को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ महिलाओं को भी केडीबी का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा महोत्सव में महिलाओं के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे समाज के वंचित वर्गों के अधिक से अधिक बच्चों को गीता पाठ के लिए प्रेरित करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। धीरे धीरे सरकार का तो पूरा समर्थन रहेगा और बोर्ड में महिला भी रहना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ना चाहिए। और मुख्यमंत्री का भी जो सुझाव था, इस बार जो कुश्ती का जो है बहुत बढ़िया है। हरियाणा में, अपने उत्तर भारत में काफ़ी इसका प्रभाव है। वैसे ही महिलाओं का भी एक अलग अच्छा कार्यक्रम की थी। जितने भी जो है अपने SC ST के जो लोग, ऐसे लोग, गरीब लोग हैं, वो लोगों के बच्चों के अंदर गीता का 18 श्लोक, ये संख्या बढ़ना चाहिए। हर गांव में इसकी संख्या बढ़ना चाहिए। एक 3 महीने 4 महीने से इसका प्रयास चलना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, NCC कैडेट्स और NSS स्वयं सेवकों जैसे सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों को इसमें सकारात्मक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। ऑनलाइन गीता क्विज और अन्य शीर्ष प्रतियोगिताओं के विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान शारीरिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। स्वच्छता अभियान और सौंदर्यकरण कार्यों का जायजा लेते हुए CM ने कहा कि कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास पूरी तरह से साफ सफाई सुनिश्चित में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज सेतिया ने बताया कि गीता महोत्सव को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 28 नवंबर को विधिवत रूप से हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सरस मेले का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ 5 नवंबर से होगा। महोत्सव का कंट्री पार्टनर तंजानिया होगा, जबकि स्टेट पार्टनर उड़ीसा रहेगा। 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मनाया जाएगा।
जो मुख्यतः कार्यक्रम होंगे वो 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में रहेंगे। मेन जो पंडाल स्टेज होता है उस पर 3 दिन के लिए नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं तथा 3 दिन हमारे जो हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर विभाग है उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो क्राफ्ट्स मेला है वो 28 से शुरू हो जाता है और 15 तक रहेगा। और बाकी इसमें जैसे आपको पता है भी 11 तारीख को जो मेन कार्यक्रम होते हैं उसमें अष्टादशी श्लोक गीता का उच्चारण 18,000 बच्चों के द्वारा भी किया जाता है। और 9 तारीख को जैसे कि आपको पता है संत सम्मेलन होना निश्चित हुआ है। 10 तारीख को इस तरह से एक नया सम्मेलन इस बार देवस्थानम सम्मेलन भी होगा। तो इस तरह से हमारी गीता जयंती के लिए पूरी तैयारी हमने कर ली है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिहल ने बताया कि कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 18,000 स्कूली विद्यार्थियों द्वारा गीता पाठ किया जाएगा। इस गीता पाठ में प्रदेश के अन्य शिक्षण संस्थानों के स्कूली बच्चे भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। इस गीता पाठ से पूरी दुनिया के गीता प्रेमी लाभ उठा सकेंगे। पाठ किया जाएगा जिसमें प्रथम श्लोक, मध्यम श्लोक और आखिरी श्लोक। उसके बाद 12 बजे 18 श्लोक, जो 18 अध्यायों से एक एक श्लोक लेके जिसे अष्टाध्यायी गीता भी कहते हैं, उसका पूरा पाठ बच्चे करेंगे। और उनके साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव ज़िलों में 1800 विद्यार्थी होंगे। उसके अलावा बाकी सब अलग अलग संस्थानों को भी आह्वान किया जा रहा है कि अपने अपने जगह पर 12 बजे भी और एक 11 बजे भी, एक 11 बजे तो 1 मिनट के लिए और 12 बजे 18 श्लोकों के पाठ के लिए वो हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। बीजेपी की हरियाणा इकाई ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत पर खुशी जताई है। कार्यकर्ताओं ने नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया और इस दौरान आतिशबाजी भी की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि चुनाव परिणाम ने भाजपा की नीतियों पर मुहर लगा दी है। महाराष्ट्र में हुई भारी जीत से साबित हो गया है कि जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर पूर्ण रूप से विश्वास है। उन्होंने कल रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस जीत ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भाजपा की जीत पर जनता का आभार जताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां, ये उन नीतियों की जीत है और जनता का विश्वास और जनता की भावनाओं का जो सम्मान हमारी सरकार ने किया है, ये उसी का परिणाम है कि आज एनडीए की इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश की जनता ने महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य कई प्रांतों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो चुनाव के रिजल्ट आए और अच्छे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत एनडीए की हुई है, झारखंड में एनडीए को बड़े दल के रूप में और उपचुनाव में भी जो जीत दर्ज हुई है, मैं पूरे देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा बड़ौली ने प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई दम नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार अपनी हार को नहीं पचा पा रही है। जिस प्रकार से देश में पाप किया है, देश की जनता के साथ धोखा किया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, पूरे देश को कांग्रेस पार्टी के शासन में कितने बदनाम करने का काम किया। रोज घोटाले, जमीन का घोटाला, आकाश का घोटाला, मतलब जमीन के नीचे का भी, ऊपर का भी, मतलब उन्होंने कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी जहां भ्रष्टाचार ना किया हो। और देश के जो गरीब आदमी का हक है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के रास्ते से कांग्रेस के नेताओं के घरों में जो धन की बरामदगी हुई होती है, ये बहुत बड़ा पाप कांग्रेस के नेताओं ने किया है। वो पाप उनके सामने है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और जनता से किए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान के प्रति प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह है।
लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अपने सिरसा दौरे के दौरान आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए कहा कि लोग भाजपा के प्रति विश्वास जता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास हार के बाद केवल ईवीएम मुद्दा होता है। कांग्रेस अब कोई पार्टी नहीं बल्कि अलग अलग गुट हैं। कांग्रेस ने सरकार में नौकरियां बेचने का काम किया और युवाओं के साथ धोखा किया। वहीं कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से नाराजगी के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में गंगवा ने कहा कि कांग्रेस से परेशान होकर तो कुलदीप भाजपा में आए हैं और वे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में ही हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है और जल्द ही नया भवन बनेगा। वहीं पंजाब के साथ चंडीगढ़ और एसवाईएल विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए और कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी है नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, पार्टी नहीं है। कोई हुड्डा गुट है, कोई सैलजा गुट है, कोई सुरजेवाड़ा का गुट है। कांग्रेस पार्टी से तो आए ही हैं, कांग्रेस से परेशान होकर के। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे सीनियर नेता हैं और पार्टी के अंदर है, होम मिनिस्ट्री है, उससे परमिशन आ गई है और जल्दी ही हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनेगा। नई जगह पे विधानसभा बनाना जरूरी है क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। हम कोई उसको छोड़ नहीं रहे, वो जो जितनी जगह हमारे पास वो तो हमारे पास रहेगी, हम यूज़ करेंगे उसको, तो कोई छोड़ने की बात नहीं है। बात ये थी कि अगर ये समझौते की तो उस टाइम समझौता था कि 107 गांव हैं हिंदी भाषी जो हरियाणा को दे दी जाए, चंडीगढ़ पंजाब को दे दी जाए, वो तो उस समय की बातें थी सारी। बाकी जो मुद्दे हैं, एसपीएल का मुद्दा भी काफी समय जब भी मोदी है तो मुमकिन है उस तमाम चीजें वो भी सुलझाए जाएंगे। जाट शिक्षण संस्था के 100 वर्ष पूरे होने और सेठ छज्जूराम की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में हिसार के जाट कॉलेज में 25 नवंबर को होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कपेंद्र सिंह ने बताया कि समारोह से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महाविद्यालय में बने योग हॉल का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री इस संस्था के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर हरियाणा के आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि हमने आमंत्रित किए। योगा एवं इंडोर एक्टिविटी हॉल निर्मित हुआ है, उसका उद्घाटन है कॉलेज कैंपस में ही। उसका उद्घाटन करके मुख्यमंत्री जी स्टेज पर दीप प्रज्वलित करने के बाद हम कल्चरल एक्टिविटी प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान कॉलेज स्टाफ प्रवीण काद्यान और नरेंद्र चहल ने बताया कि कल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम हिसार आकर हमारे शिक्षा के ढांचे को और मजबूत करेंगे। वो है जाट संस्था के हैं 1-2 स्कूल और भी हैं। हमारे पास बहुत अच्छे इवेंट्स हैं जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं और सीएम साहब के सामने जो आइटम होंगे अभी उनका सिलेक्शन हम कर रहे हैं। 25 मिनट का टाइम हमें मिला है तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे। जाट एजुकेशन सोसाइटी में सीएम साहब खुद आ रहे हैं और खुद जायजा लेंगे और कॉलेज को भी इसका फ़ायदा है, हमारे हरियाणा को भी फ़ायदा है। कोई भी शिक्षण संस्थान हो, किसी भी सोसाइटी का हो, अगर वो बढ़ेगा तो हमारा हरियाणा, हमारा प्रांत और फिर हमारा देश भी बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज रेवाड़ी जिले के गांव खेड़ा मुरार के राजकीय स्कूल में नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह विधानसभा चुनाव में जीत के बाद लोगों का आभार जताने पहुंचे हैं। क्षेत्र के लोगों ने केंद्र व प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर अहीरवाल क्षेत्र की ताकत का एहसास कराया है। इसलिए केंद्र की योजनाओं और नीतियों को प्रमुखता के आधार पर अहीरवाल क्षेत्र में धरातल पर उतारा जाएगा। पहले तो कांग्रेस के अंदर 10 रुपए की या 5 रुपए की पर्ची काटनी पड़ती थी, अब वो पर्ची काटने की जरूरत नहीं है।
एक नंबर के ऊपर ही आप लोगों को अपना टेलीफोन कर देना है कि हम तुम्हारे इस टेलीफोन के मार्फत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। तो आप लोगों का मुलाकात करके, आपका धन्यवाद करके बड़ा आज अच्छा लग रहा है कि हमारी सरकार बन गई है और मिलजुल करके अगले 5 वर्ष के अंदर हम सब अपने इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की आने वाली नई पीढ़ी के लिए काम करेंगे। सिखों के 9वें गुरु और हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर जी की मानवता और धर्म की रक्षा के लिए आज ही के दिन अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज समाज में उन्हें प्रेम और एकता को बढ़ावा देने वाले महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक और सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि संघर्ष, साधना व बलिदान के प्रतीक और सिखों के 9वें गुरु हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर उन्हें सादर नमन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।